चाय पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं दो शिक्षाविद, सिस्टर ज्योत्सना और साथ में डॉक्टर सीमा सिंह। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। सीमा जी, जानना चाहूँगा कि कोविड का समय जो कभी जाता है कभी आता है, इससे बहुत सारी दिक्कतें हुई। इससे बच्चों को भी दिक्कत हुई, शिक्षा व्यवस्था को भी दिक्कत हुई और साथ ही शिक्षण संस्थाओं को भी बहुत दिक्कत आई। बताएं कि क्या अब सब कुछ सामान्य है? पैंडेमिक की वजह से जो भी हमारे समाज में अभी हम देख रहे हैं, अच्छा भी है तो कुछ बुरा भी है। खाली बुरा ही है ऐसा नहीं कह सकते, अच्छा भी बहुत कुछ निकल कर आया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से जी पाते हैं या ले पाते हैं। श्री ज्योत्सना, आपसे जानना चाहूँगा कि पैंडेमिक के बाद से क्या अब शिक्षण संस्थाएं और शिक्षा व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू यानी पैंडेमिक से पहले की तरह हो चुकी हैं या कुछ फ़र्क आया है? अगर हम देखें बच्चों का बिहेवियर का तरफ, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन स्टूडेंट्स and seeing about the discipline part or getting into the normal life of school life, it is difficult for the students. To sit for long hours in the classroom is difficult for students because for 2 years they were away and they look as though they are lost in the classroom. So teachers are having a lot of hard time to bring them back to normalcy and slowly they are setting in and I must say parents का cooperation काफ़ी है, वो बच्चे भी कोऑपरेट कर रहे हैं। यानी बच्चों को बैठने में दिक्कत आ रही है, 7 घंटे बैठें कैसे, ये दिक्कत आ रही है। ये दैट इज़ ट्रू। सीमा जी, बताएं कि ये दिक्कत, बच्चे अब बैठने के अभ्यस्त नहीं रहे एक जगह, इस दिक्कत का क्या सॉल्यूशन है? डेफिनेटली दिक्कत है बच्चों को, छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को भी दिक्कत है, परंतु वो डिफरेंट तरह की है। पहले घर में से ऑनलाइन क्लासेस थी तो टीचर का जो रोल था उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ गया ऑनलाइन क्लासेस में, और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, उनके रोल प्लेइंग पे एक रोल आया। तो अगर उनको बैलेंस करना पड़ा टाइम मैनेजमेंट पे, तो वो पेरेंट्स के ऊपर एक प्रेशर आया कि जो चीज़ टीचर करा रही थी वो घर से करानी थी। दूसरी चीज़ कि टेक्स हैवी है या नहीं है, पेरेंट ने टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में कितना ले रखा है। वो एक मोबाइल पे थे, कंप्यूटर यूज़र थे या नहीं थे, ये सवाल था। तो जो बच्चा घर में टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट ले पाया या उसकी खुद की इच्छा थी, इंक्यूजिटिव था और उसने छोटी छोटी चीज़ें करनी शुरू कर दी, तो वो बच्चा ज़्यादा बेटर कोप कर पाया। जो मदर टेक्नोलॉजी पे नहीं थी उनको बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ी, और जो समय फादर के पास था उसमें से वो बच्चों के साथ निकाल तो रहे थे, परंतु अगर टेक्नोलॉजी का नहीं था तो वो फादर का समय भी उसमें गया। तो दोनों का पेरेंटिंग का एक बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल रोल बच्चे के लिए निकल कर आया। जो मेरा ये मानना है कि समय पेरेंट्स का बच्चों का जो साथ बीता वो बेटर था, परंतु उस बच्चे की जो आदत ख़राब हुई, रेगुलर स्कूल नहीं जाना और एक इंटरेक्टिवनेस, जो वो इंटरेक्ट मतलब क्लासरूम में जो वो बातचीत के माध्यम से टीचर को रिलेट कर रहा है और जो टीचर उसको मेंटरिंग देता है, उसका अभाव हो गया। सिस्टर ज्योत्सना, ये जो समय रहा पैंडेमिक का, इसमें शिक्षकों को भी बहुत दिक्कतें आई। पहला तो ये कि शिक्षण व्यवस्था जो पहले, जिसे हम अब ऑफलाइन और ऑनलाइन 2 शब्दों में बांटते हैं, उस ज़माने में वो एक तरह से ऑफलाइन ही हुआ करती थी। तो शिक्षक कक्षा में जाते थे और पढ़ाते थे। धीरे धीरे वो जब ऑनलाइन के शेप में आई तो बहुत सारे शिक्षक उसके लिए अभ्यस्त नहीं थे, वो भी उन्हें करना पड़ा। अब जब ये दोनों चीज़ें वापस वैसी हो गई, यानी ऑनलाइन भी शिक्षा थोड़ी बहुत होती होगी लेकिन ऑफलाइन वापस से शुरू हो चुकी है, तो शिक्षकों को क्या क्या दिक्कतें इसमें आई और क्या वे इससे ठीक ठाक तरीके से निकल पाए? ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस ये तो सही था, टीचर्स के लिए आपने जैसे बोला बहुत प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे थे जो मोबाइल चलाते थे केवल फ़ोन रिसीव करने के लिए और कॉल करने के लिए, और उससे ज़्यादा यूज़ किसी को पता नहीं था। पहले उनको वो सब सीखने का था, फिर जो सॉफ्टवेयर है वो भी उनको सीखने का था, फिर वो डर था उनमें कैसे बच्चों के पास पहुंचाएंगे, कैसे सिखाएंगे, कैसे मैटर बच्चों को समझाएंगे। पेरेंट्स भी ऑब्जर्व करते थे कि पढ़ा कैसे रहे मार साहब। दैट इज़ ट्रू। फिर एक दूसरा प्रॉब्लम, बच्चे ऑन करके बच्चे सामने है या नहीं वो भी टीचर्स को पता नहीं, कभी किसको पढ़ा रहे, कोई बच्चे सामने है, सुन रहे या नहीं सुन रहे, वो भी क्लियर नहीं था। तो टीचर्स को एक टीचिंग सेटिस्फैक्शन जो मिलते थे वो नहीं मिलते थे। लेकिन अभी ऑफलाइन होने से प्रॉब्लम तो है, क्लास में बच्चों का लर्निंग लिमिटेड रहा। जो लास्ट 2 years में जो है वो लिमिटेड लर्निंग था, नॉलेज वाइज
जस्ट बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया, हम सबको पता है कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, और अभी बच्चों को बैठ वो लिखने का जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत जैसे कि कदम ही हो गए। अभी बच्चे लिखना बहुत धीरे हैं, और उसके जो लेसन के हिसाब से बच्चों को लेके चलना भी थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी CBSE ने जो बताया, अभी हाइब्रिड लर्निंग का प्रमोशन दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। अभी हम भी सोच रहे हैं, हमको पता नहीं आगे वाला टाइम में कैसे क्या होगा। तो जो ऑनलाइन क्लासेस है कहीं कहीं तो हमको थोड़ा चालू रखने का प्लान भी है, ताकि पेरेंट्स और बच्चे थोड़ा उसको भी पता चले कैसे ये क्लासेस लेके चलनी है। सीमा जी, इससे पहले कि इस हाइब्रिड पढ़ाई पर बातें करें, इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि ये जो बीच में पेंडेमिक रहा, उसके बाद जब अध्यापकों को, टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा, अब वापस वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ये एडजस्टमेंट का टाइम कैसे था, और ये बच्चों के लिए और अध्यापकों दोनों के लिए कैसा था? सबसे पहले फेस जो किया, टीचर टॉट का रिलेशनशिप बहुत सफ़र किया, और फिर जो लैक ऑफ नॉलेज कंसर्निंग टेक्नोलॉजी था, उसका गैप बहुत बड़ा था। ख़ास तौर पे उदयपुर के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे मैडम ने बोला, ज्योत्सना जी ने, कि हमको करने पड़े, तो हायर एजुकेशन में भी सेम सीन था कि उनको सॉफ्टवेयर्स की जानकारी देना, उनको उस चीज़ को यूज़ में लेने के लिए ट्रेन करना। उसके बाद भी वो जब लेने लग गए तो मॉनिटरिंग पूरी रखनी पड़ी, और हमको इस मामले में सॉफ्टवेयर्स को पहले खुद सीखो, फिर टीचर को सिखाओ, और फिर बच्चों तक पहुंचाओ, फिर उसकी मॉनिटरिंग करो। तो टाइम भी बहुत चला गया। परंतु बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे थे जो लैब्स में थे, स्कूल एंड कॉलेजेस इन्वेस्ट करते हैं और वो यूज़ में नहीं आते। तो ये भी हुआ कि वो यूज़ में आने लग गए। और जो डेवलपमेंट प्रोग्राम में जिसमें 1-to-1 लर्निंग होती है, उसमें फ़िज़िकल कांटेक्ट का अभाव, ऑनलाइन पे ही रहने में, तो जो क्वेरी सॉल्विंग होती है, अगर पहली बात तो बच्चे कम, किसी जगह इंटरनेट की सुविधा नहीं है, किसी जगह लाइट्स का प्रॉब्लम है, रेगुलेटरी ऑफ इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, फिर क्वेरी सॉल्विंग के लिए इश्यूज़ हैं, क्योंकि या तो बच्चा पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है तो जवाब जब तक जा रहा है टीचर का तब तक वो उपलब्ध नहीं है, वीडियो ऑन रखने का कहा जा रहा है तो डेटा लिमिटेशन है, क्योंकि हमारे पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम इसको कोप कर पाएँ। परंतु ये एक सत्य है कि जो वक्त हमने देख लिया अभी, वो ऐसा वक्त था कि वो दोबारा से ना आए, वो ही रहेगा। परंतु ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों को लेके चलना होगा। हमारी संस्था ने अभी यही डिसाइड करा है कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों चीज़ों को हम लेके चलेंगे, और उसका कारण ये है कि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो ऑनलाइन अगर पढ़ाए जाएं तो उसमें हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र अच्छे टीचर्स का अभाव भी देखता है। तो ऑनलाइन का ये फ़ायदा होगा कुछ क्लासेस का कि हमको बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, और ऑफलाइन का जो हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे। साइकोलॉजिकली हर जना बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्टेड है, हमारी कम्युनिटी इफ़ेक्टेड है, हमारे फैमिलीज़ हैं, जो हमारे सपोर्ट सिस्टम है, जो हमारा फियर साइकोलॉजी है, जो कई लोग तो इसको ऐसे कोपिंग मैकेनिज़्म कह लीजिए कि कल पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उस चक्कर में भी बैलेंस गया है। तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, एंड पर्सनली आई थिंक दैट हमको बैलेंस करके दोनों को मैनेज करना चाहिए। अध्यापकों के बिहाफ पे भी कुछ सवाल बनते हैं। अध्यापकों की बहुत सारी शिकायतें रही। पहली शिकायत तो ये रही कि पहले हम जब स्कूल में जाकर पढ़ाते थे उससे हमारी समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई। यानी वहाँ तो आपने पीरियड लिया, उसके बाद कम से कम आपको 2 मिनट 4 मिनट मिलते थे, या चाय भी पी लेते थे या कॉफ़ी भी पी लेते थे। अब वो सुविधा भी नहीं रही, और उसके बाद आवर्स आपके ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ज़्यादा बढ़ गए। वो कह रहे हैं कि अब हमें किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। यानी जो अध्यापक 7 घंटे पढ़ाता था, वस्तुतः वो 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे का काम उसको करना पड़ता था। ये बताएं कि अध्यापकों की इतने सारे चैलेंजेस और उनकी शिकायतें, जबकि बहुत सारी जगहों पर वेतन भी उनका कम हुआ, इनसे कैसे डील किया? मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक बार सीख के कर लेने की बात है। जैसे हम किसी विषय को लेते हैं, सिस्टर ज्योत्सना एग्री करेंगे कि यदि हमने इंग्लिश लिया है, मैथ्स लिया है और हमारे को सब्जेक्ट की क्लैरिटी है, तो हम हर साल नए बच्चे को वो चीज़ वापस सिखाते हैं। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी में यदि टीचर
उसकी प्रिपरेशन वो एक बार कर लेता है, तो उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं या उसके नरेटिव मैनर में वो अपनी शॉर्ट स्टोरी कैसे कह रहे हैं या एग्जाम्पल्स क्या दे रहे हैं, उसको उनको अपने को अपडेट रखना होगा। परंतु टेक्नोलॉजी वाइज अगर वो प्रेजेंटेशंस टाइमली एक बार बना लेते हैं तो वो हर बार उनके काम का है, मतलब एक बार की मेहनत अगर वो अच्छे ढंग से कर लेते हैं। और टूल्स सारे उपलब्ध हैं। अभी जितने भी हमारे पास मोबाइल सेवाएं, आप देखिए कि गांव की अनपढ़ लेडी भी वो सारी मोबाइल की ऐप्स को यूज़ में कर लेती हैं। तो इट्स इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेनिंग, चाहे वो स्कूल करें, चाहे कॉलेज के प्रबंधन करें, चाहे वो खुद करें, जर्नी शुरू होती है खुद के सेल्फ इन्वेस्टमेंट अपनी टेक्नोलॉजी को लेके। और समय ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो पहली बार कर रहे हैं। ऐप्स इतनी अच्छी आ गई हैं कि यदि वो एक बार कर लेंगे तो टाइम मैनेजमेंट उल्टे बेटर हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब एक बार मेहनत तो होगी। ज्योत्सना जी, आप क्या कहती हैं? जैसे जो टीचर्स का जो प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम जो टीचर्स हमको बताते थे यही है कि पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाइए स्टूडेंट्स की, ऐड कीजिए, उसके बाद उनको हर एक को एड्रेस कीजिए, और फॉरगेटिंग द पासवर्ड, और पेरेंट्स contacting them at any time, even at 10 o'clock in the night, 11 o'clock in the night, and they expect answers at once. तो टीचर्स का उनको ऐसे लगा कि उनका प्राइवेट लाइफ में थोड़ा असर पड़ा है इसके वजह से। तो हम लोगों ने ये सोचा, मैंने बोला टीचर्स को आप लोग एक टाइम डिसाइड कीजिए, उसके बाद आंसर नहीं कीजिए अनलेस इमरजेंसी, ताकि सब लोग बच्चे भी सीखे कि टीचर्स को भी अपना फैमिली है, अपना काम है। ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम था, जो जितना भी बोले बच्चों को जैसे प्रॉब्लम याद आएगा उनको तो मैसेज करेंगे या कॉल भी करेंगे, वो तो ये प्रॉब्लम रहे। ज्योत्सना जी, हाइब्रिड एजुकेशन की बात अब चल रही है, यानी अब ऑनलाइन शिक्षण जो है उसके लिए, क्योंकि ये पेंडेमिक हमें एक सबक सिखा गया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी स्कूल बंद हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, कितने ही दिन के लिए हो सकते हैं, कॉलेज कभी भी बंद हो सकते हैं, लिहाजा हमें एक ऑनलाइन शिक्षण का पैटर्न तो चालू रखना पड़ेगा। बताएं कि क्या कुछ भविष्य होगा, कितना कुछ आप समझती हैं कि ऑनलाइन प्रोपोर्शन इसमें होना चाहिए या होगा, और कितना ऑफलाइन होगा या होना चाहिए? पर्सनली अगर मुझे पूछे तो ऑनलाइन का मैं उतना प्रमोशन नहीं दूंगी, क्योंकि बच्चों का ग्रोथ, जब बच्चे स्कूल आएंगे, सोशल डेवलपमेंट जो है दूसरों के साथ मिलेंगे, और अब जो एक्सरसाइज होता है उसमें ही बच्चों का डेवलपमेंट होते हैं। थोड़ा लड़ेंगे झगड़ेंगे तो भी अच्छा है, तभी तो बच्चे स्ट्रॉन्ग बनेंगे और सीखेंगे कैसे एक दूसरे के साथ रहना है। अगर सिचुएशन ऐसा आ रहा है, हमको और कुछ ऑप्शन नहीं है, तभी तो ऑनलाइन में जाना ही पड़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजी थोड़ा टीचर्स को भी अपडेट करने के लिए हमको महीने में 1 बार और 2 बार ऑनलाइन क्लासेस वो चलाने के लिए हम सोच रहे, ताकि टीचर्स भी ना भूले, बच्चे भी ना भूले। सीमा जी, आप बताएं। डिजिटल क्लासरूम्स तो रखने पड़ेंगे, और जो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो है ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल इश्यूज़ पे हमारा ध्यान, आम जनता का होना, और उसमें अच्छी भावनाओं के साथ कि एक दूसरे के साथ जो एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ, एक तो वो है। अब हम बात करते हैं अपने शहर की कम्युनिटी की। कम्युनिटी में भी एक दूसरे के लिए जिस तरह से हम सपोर्टिव होके निकल के आए, उसमें भी डिजिटल वर्ड जो हमारा था, मोबाइल का संचार माध्यम कह लीजिए, कम्युनिकेशन में, वो एक बहुत सशक्त रूप में निकल कर आया, और हम एक दूसरे की मदद के लिए उस तरह से रह पाए। अब बुरे प्रभाव जो हैं उनके बारे में बोलना बेकार है, क्योंकि हम अच्छे पे ही रहें तो ही हमारे सबके लिए अच्छा है। अब बात आती है स्कूल के बच्चों का, जैसे मैडम ने बताया, कॉलेज के बच्चों का भी, जो इस सब का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो फैमिलीज़ पे है। जो जैसे ही वो पेशेंट बना, तो जो घर में केयर करने वाले हैं उनको आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ा है, चाहे वो आपके घर का कोई भी सदस्य है। तो जो केयर गिवर है उसका भी रोल आया, तो उसकी भी डिपेंडेंसी बहुत कुछ मशीन्स पे है और डिजिटल इक्विपमेंट्स पे है। फिर हमारी फैमिली में हम देखें तो हमारी बहुत सारी जो, जैसे कह लीजिए कि अगर आपको आइसोलेशन में है तो आपका सहारा टीवी है। सो यू नीड अगेन टू लर्न हाउ टू सेल्फ सब्सक्रिप्शन को आप कैसे मैनेज करेंगे। कॉन्टैक्ट लेंस में अगर आपको रहना है तो वो चीज़ से भी आपका टेक सेवी होना निकल कर आया। उसके बाद क्लासरूम्स, साइकोलॉजिकली जैसा मैडम ने कहा कि छोटे बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए ज़रूरी, ऐसे ही युवा बच्चे की एनर्जी सही दिशा में मित्रों के साथ
एकेडमिक एक्टिविटीज़ की लर्निंग में उसका जाना। देन फिज़िकल फिटनेस को हम नहीं भूल सकते कि जो स्पोर्ट्स में है और जो एक्सरसाइज रेगुलर जैसे पीटी आवर्स होते हैं स्कूल के अंदर, बहुत सारे स्कूल में वो चीज़ अब ख़त्म सी हो गई है और बहुत सारे कॉलेजेस में भी वो प्रार्थनाएं हुआ करती है स्कूल कॉलेज में, कितनी सुंदर चीज़। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जैसे असेंबली होती है तो योगा का बहुत अच्छा चलन निकल कर आया। तो ऑफलाइन क्लासेस आर इन टोटलिटी 100% मैं ज्योत्सना जी से सहमत हूँ कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हमारी सोसाइटी में परिवारों में आ गया है उससे निकलने का एक ही माध्यम है, वो है अच्छा बेहतर संवाद और संगत, और वो ऑफलाइन ही संभव है, वो ऑनलाइन संभव नहीं। जबकि आजकल सारे रिश्ते भी ऑनलाइन बनने लग गए। सीमा जी, यहाँ पर एक चीज़ और आती है, जब भी तकनीक का जिक्र होता है तो तकनीक में बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं। यानी आप कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो आपके पास वो मोबाइल होना चाहिए, यानी आप वो ख़रीदें। उसके बाद आप कोई चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डेटा चाहिए। डेटा कितना है, आजकल डेटा भी बिकता है, इतना जीबी उतना जीबी, इसकी कीमत देनी पड़ेगी। फिर वो डेटा भी आपके पास उपलब्ध है या नहीं, यानी आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर आपको नेटवर्क मिल रहा है नहीं मिल रहा। ये तमाम चीज़ें तकनीक के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और यहाँ पर एक दूसरा इशू ये आता है कि हमारा देश जिसमें ज़्यादातर लोग गरीब हैं, ख़ासतौर पर ग्रामीण अंचल के लोग, वे बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो इन तमाम चीज़ों से शायद वो जुड़ ना पाएँ। बताएं, इन गरीब बच्चों तक ये ऑनलाइन एजुकेशन कैसे पहुँच सकती है, इसकी कोई संभावना आप देखती हैं? सर, संभव सब कुछ है, और हमारी जो पंचायत हैं, सरकार ने उनको बेसिक सुविधा दे रखी है, और स्कूलों में अगर नहीं है तो संचार माध्यम तो गांवों में हर जगह उपलब्ध है। पंचायत के साथ मिलके स्कूल हमेशा साथ रहा है और वो काम करता रहा है। अब मूलभूत सुविधाओं में यदि हम देखें तो एक है बिजली और एक इंटरनेट कनेक्शन। यदि मोबाइल वहाँ चलता है तो ये क्यों नहीं चल सकता? ऐसे बहुत कम जगह हैं जहाँ पे मोबाइल सुविधा नहीं है। अब ये बात आ रही है कि क्या वो वेल इक्विप्ड हैं स्कूल, क्या उनके पास वो मशीनरी है? तो वहाँ पे ज़रूर मेरे को लगता है कि जो एक LCD पैनल्स होते हैं, टीवी पैनल्स हैं जिस पे वो स्क्रीन है, या आप उसको वॉल पे भी कर सकते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से, और इस तरह की सुविधाएं वहाँ का जो सरकारी ऑफिस है और जो पंचायत है वहाँ पे सरकार की तरफ से दी हुई हैं। अब हम उनको मिलके कैसे इस्तेमाल करें, या हम लोकल, क्योंकि पेंडेमिक के अच्छे फ़ायदे में से एक ये भी चीज़ हुई है कि सब चीज़ों का लोकलिज्म हो गया है। मतलब ये कि आप अपने एरिया में अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हो उस पर करो। तो हमारे पास इतने संसाधन हैं कि यदि हम कोशिश करेंगे तो गांव में भी ये चीज़ संभव हो पाएगी, परंतु सरकार को इस पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी उदयपुर हमारा शहर देखिए आप, स्मार्ट सिटी है, परंतु बहुत सारी चीज़ों का अभी हम लोग फेस करते हैं जो टूरिज़्म के हिसाब से ठीक नहीं है। उसमें एक सुविधा इंटरनेट फैसिलिटी की भी है जो उस तरह की नहीं हो पा रही है जैसे होनी चाहिए। तो सरकार से मूलभूत सुविधाओं में जिसमें बिजली और ये इंटरनेट की सुविधा है, ये तो उनको सपोर्ट पूरा देना ही पड़ेगा। ज्योत्सना जी, आप बताएं, ये जो टेक्निकल हर्डल्स हैं, ये शिक्षा को यानी ऑनलाइन शिक्षा को गरीब बच्चों तक पहुँचने में रुकावटें हैं, ये कितनी बड़ी हैं और क्या ये दूर हो सकती हैं? जो लास्ट ईयर का हम ले लें तो हमारा ही स्कूल गाँव में काफ़ी है, तो हम टीचर्स को काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुआ बच्चों तक पहुंचने के लिए। कोई किसी घर में मोबाइल है लेकिन वो स्मार्टफोन नहीं है, तो उन बच्चों तक मैटर पहुंचाना बहुत मुश्किल हुआ था। तो हम लोग कुछ टीचर्स, बच्चों के पास है ही नहीं, उनकी माँ के पास बेसिक मोबाइल है। यस, तो हम ये किया था कुछ बच्चों के पास कुछ तो पहुंचाने के लिए कुछ टीचर्स एक एरिया गांव में पहुंच जाते थे, उधर कुछ बच्चों को इकट्ठा करके सिखाने का कोशिश किया, लेकिन जब इकट्ठा होना मना था तो फिर प्रॉब्लम हुआ। फिर कैसे भी कुछ बच्चों को कैसे हम लोग उधर पहुंचने की कोशिश किया, लेकिन उधर आई मस्ट से एजुकेशन वाज नील, वी वर अनएबल टू रीच आउट। और कुछ बच्चों को जब मार्च अप्रैल में थोड़ा टाइम मिला उस समय हम बुलाया और पढ़ाने की कोशिश किया, बट इट वाज लिमिटेड। शिक्षकों को लेकर एक समस्या हर बच्चे के जीवन में आती है कि कुछ शिक्षक
उस बच्चे को प्रिय होते हैं या शिक्षकों को बच्चा प्रिय होता है और कुछ शिक्षक बच्चे को अप्रिय होते हैं या कुछ बच्चे शिक्षकों को अप्रिय होते हैं और ये बच्चे के मानस पटल पर बहुत असर डालते हैं। तो बताएं कि ये जब ऑनलाइन एजुकेशन थी तो बच्चा शायद इन गलत चीज़ों से भी बच गया, यानी इन बुरी चीज़ों से भी बच गया। बुरी चीज़ मैं नहीं बताऊंगी। उस सिचुएशन में भी काफ़ी बच्चे टीचर्स के बहुत क्लोज रहे हैं। जो पढ़ना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते, वो हमेशा कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं और अलग रहते हैं। कुछ बच्चे क्यों बच्चे टीचर से दूर जाते हैं, जब हम करेक्शन देना कोशिश करते हैं बच्चों को, उसको लगता है कि टीचर्स उनको अच्छा या टीचर्स डू नॉट लाइक दम, इसलिए उनको करेक्शन दे रहे हैं। लेकिन द रियलिटी इज़ डिफरेंट और they try to go away from the student from the teachers। तो ऑनलाइन में मुझे नहीं लग रहा है एजुकेशन पॉसिबल है when there is no relationship, when there is no contact, whether you like the teacher or not, you have to have a certain contact with the teachers, then only education is possible। सीमा जी, जो सख्त टीचर्स होते हैं उन्हें बच्चे बड़े नापसंद करते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी यही खुशी थी कि हम जब ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो उनकी सख्ती से बच गए। अब वो जब रूबरू हैं तो इन समस्याओं से कैसे डील करते हैं? मुझे ऐसा लगता है सख्त टीचर्स जिस समय पढ़े होते हैं ना, उस समय नहीं अच्छे लगते हैं, बाद में तो वो बहुत थैंकफुल होते हैं, क्योंकि वो टीचर्स को थैंकफुल इसलिए होते हैं कि वो सख्त टीचर उनकी लाइफ में डिसिप्लिन शब्द का मीनिंग समझाते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। और हाँ, ये सब बात की बातें हैं, परंतु हाँ, अभी जैसे होता है कि सख्त टीचर नहीं पसंद आता। अभी के बच्चों में ना एक बदलाव है और वो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी की वजह से ही बहुत संभव हुआ है। उन लोगों को एक घर बैठे एक एक्सपोजर मिला है, जो उन्होंने घर में परिवार के साथ एक समय बिताया, तो उनका पेरेंट्स के साथ भी संवाद बढ़ा। पेरेंट्स भी एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे आए कि इस बच्चे को एक्सप्लोर करने दो, देखने दो। जिन पेरेंट ने या माँ बाप ने ध्यान नहीं रखा, उनके बच्चों ने गलत हरकतें भी बहुत करी, क्योंकि ये खुला संसार है। तो अगर आप अपने दायित्व से मिसयूज है, दायित्व से मुंह मोड़ेंगे, अगर माँ ने ध्यान नहीं रखा, पिता ने ध्यान नहीं रखा, तो वो काम टीचर कर रहा था, अब वो टीचर है नहीं वहाँ, तो वहाँ ज़रूर इम्पैक्ट आया। अदरवाइज़ सख्त टीचर को लेके बच्चा हमेशा बाद में थैंकफुल होता है, उस समय नहीं होता है। और सख्त टीचर हमेशा सब्जेक्ट पे रिलेट करता है, बच्चे के सर्वांगीण विकास जो हम शब्द कहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे उसका पूरा ध्यान होता है। वो जानता है कि मेरे बच्चे को, देखिए रस्सी को ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाती है, तो अच्छा टीचर हमेशा ये जानता है और कि मेरे बच्चे को मुझे कैसे संभालना है। और उसको नहीं पसंद होता है, पर टीचर अपनी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं रोकता है। ये बच्चे की समझ होती है कि वो ही सोचता है कि मैं फेवरेट हूँ या नहीं हूँ, टीचर के लिए नहीं होता है। टीचर इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू डेवलप अ पर्सनैलिटी। डॉक्टर सिंह, पेंडेमिक में शिक्षण संस्थाओं ने भी बहुत सफ़र किया। हर शिक्षण संस्था को चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। एक बिल्डिंग होती है, बसेज होती है, क्लासरूम्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, आपको बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेज करना पड़ता है, यानी अध्यापक हैं, इवन लॉन मैनेज करने के लिए गार्डनर चाहिए, यानी इतने सारे खर्चे शिक्षण संस्थाओं के थे और बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे या फीस भी ढंग से नहीं आ रहे थे। तो ये शिक्षण संस्थाओं के लिए भी बहुत मुश्किल समय रहा। तो इस मुश्किल से आप कैसे निकलें, और ये बताएं कि आगे ऐसी समस्याएं आ जाएं तो क्या क्या सुझाव आप देंगी जिससे शिक्षण संस्थाएं भी अपने ढंग से ऐसी समस्याओं से अच्छी तरह जूझ पाएँ? फाइनेंशियल लॉसेस तो बहुत हुए हैं संस्थानों को। अगर किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क चल रहा था तो वो एकदम से जो बंद हुआ उसका अलग तरह का लॉस था। यदि शिक्षण संस्था में ऑलरेडी लोग थे और संसाधन पूरी जगह थे, तो अचानक से बंद हो जाने से उसका भी बहुत लॉस हुआ। देन शिक्षण संस्थान की पॉलिसीज़ उस तरह से तैयार नहीं थी इसको फेस करने के लिए। अब जूम भी जो ओनर ग्रुप है या जो मेन पर्सन्स हैं वो लोग भी रेडी नहीं थे कि किस तरह से मीटिंग्स करके उन नियमों को बदला जाए, तो वो वाली प्रक्रिया चली। अब जो ये लॉस हुआ उसमें क्या हुआ कि बच्चे को, जैसे उदयपुर हमारा साउथ राजस्थान का हब है एजुकेशन का, किराए पे मकान लेते हैं और आते हैं। अब जिसकी गांव में ही इनकम बिल्कुल ना के बराबर रह गई है
तो वो शहर में कमरा किराया लेके कैसे मैनेज होगा। तो हर एक जना उस को फेस कर रहा था। तो शिक्षण संस्थानों में भी ये सबसे बड़ी जो समस्या आई वो आई थी कि चलिए आपने बाकी सबको कंट्रोल कर लिया, जो सैलरीड है वो कहाँ जाएगा। तो सैलरी को लेके समस्या आई थी, और उसमें जो प्रयास रहता है वो ये रहता है कि आपसी संवाद के माध्यम से कि भाई जो पॉलिसी बदलनी है जो सूटेबल पॉलिसी हो, क्योंकि यदि संस्था के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है या फाइनेंसेस ही नहीं है तो वो सैलरी कहाँ से देगा। तो ज़्यादातर संस्थाओं ने कम्युनिकेशन के माध्यम से टीचर से बातचीत करके अपने अपने मैन पावर को कट डाउन किया था कि इसको कम करो, और एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकल कर आया, वो आया वर्क फ्रॉम होम। तो क्या हुआ, सैलरीज़ का मैनेजमेंट भी हो गया, उनकी नौकरियां पूरी तरह से गई भी नहीं, और एक फ़ायदा ये हुआ कि भाई ये भी समझ में आया कि हमारा टाइम हम कितना वेस्ट करते थे और कम लोगों में अच्छा काम कैसे किया जा सकता है। कुछ ये भी समझ में आया कि अगर यदि सैलरीज ऑफलाइन पढ़ा है बच्चा, उन्होंने प्राइवेट कर लिया और एग्ज़ाम नहीं दिए और जैसे तैसे हुआ, तो ये बच्चे को भी समझ में आ गया कि एक लिमिट तक तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो ऑफलाइन में होती है। ऑनलाइन में वो नॉलेज ले पाया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गई, बट जो एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन टोटलिटी, रिटेंशन कितना ये भी तो है ना, आपने जो पढ़ा है उस वक्त वो कितने दिन तक याद है। असेसमेंट उस तरह से नहीं हुआ, तो असेसमेंट वाला भी पार्ट आ गया। तो सबको ही फाइनेंशियल लॉस रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट फंडेड हो चाहे वो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस्ड हो, एंड सैलरीज़ पे इम्पैक्ट आया था। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग सरवाइव कर लिए, बिकॉज़ हम लोग बेसिक्स पे आ गए थे, और हम लोगों की सबकी थिंकिंग में ये आ गया था कि मिनिमम सोर्सेज में बेस्ट शॉट कैसे देना है, और सारे टीचर्स ने जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे थे उन्होंने वो किया है। क्योंकि उदयपुर शहर का और आसपास का तो मेरे पास देखा हुआ है कि प्रयास किए गए हैं। शिक्षण संस्थाओं के पास कॉर्पस फंड नहीं होता, यानी उनके पास लाखों रुपए करोड़ों रुपए खाते में जमा नहीं होते। तो आपको नहीं लगता कि इस पेंडेमिक के बाद से अब आपको ये महसूस होता है कि आपके पास भी एक कॉर्पस होना चाहिए, यानी कभी कोई मुसीबत आ जाए तो एटलीस्ट आपके पास एक निश्चित रकम हो जिससे आप संस्था को चला सकें? सर, अभी समाज और सरकार रोलर कोस्टर राइड पे है। अभी हमारी नीतियों में बहुत परिवर्तन करने की ज़रूरत है। एक तरफ कदम बढ़ाया जाता है और एक तरफ कदम वापस खींचा जाता है। ये असमंजस की स्थिति में सरकार को बेहतरीन नीतियों के परिवर्तन के निर्णय लेने की आवश्यकता है। फिर शिक्षण संसाधनों में, जैसा आपने कहा कि वित्तीय संसाधन, क्योंकि जैसे ही आप ये कहते हैं कि कॉर्पस फंड बनाइए, एनी पर्सन जो चाहे वो नौकरी में हो चाहे वो बिजनेस में हो, उसको ये अकल होती है और वो करता है। फिर हमारी आ जाती हैं टैक्सेशन, करंट, वेदर द लॉ इज़ सपोर्टिंग दैट, वेदर द इंस्टीट्यूशनल बेसिक ग्रुप इज़ सपोर्टिंग दैट, whether the funds will be utilized in the right manner. So सरकारी नीतियों को फॉलो करते हुए संस्था की नीतियों का गठन, और ये एक पूरी प्रक्रिया है जो पोस्ट पैंडेमिक में सभी आई थिंक अभी भी कर ही रहे हैं कि अब नेक्स्ट टाइम जब आए तो हाउ टू कोप विद दिस काइंड ऑफ, एंड यू हैव सजेस्टेड वेरी वेल। आई थिंक मैनी इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन ओनली। सिस्टर ज्योत्सना, शिक्षण संस्थाएं, ख़ास तौर पर जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको लेकर एक हर व्यक्ति की राय है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा मोटी फीस लेकर और वो बहुत पैसा बनाने में रुचि रखती है। यानी वो शिक्षा तो देती है, सरकारी संस्थाओं की तुलना में हो सकता है उनका शिक्षा का स्तर बेहतर हो, लेकिन उनका मूल उद्देश्य शिक्षा देने के बजाय पैसा कमाना है। ये बात कितनी सच है? जितना मेरा एक्सपीरियंस है, I don't agree with that statement, because unless you pay the teachers well, you won't get a good teacher, and the only source of income of the school is fees. The maintenance cost a lot, and if you see about corpus fund, as you were saying, we are not able to have so much of corpus fund, because the older the school, the other benefit which we need to give to the teachers also increases, like retirement benefits,
So there is no chance of having so much of corpus fund. I do not know about all the schools, but as far as I know, every school is trying to give education to the students the best way possible. There may be very few who has taken it as a business. I don't want to comment on that. It is each person to look into themselves and answer a question, am I doing the right thing? लेकिन अगर हम एजुकेशन के लिए एक संस्था खोले हैं तो हम अपने आप से पूछना है कि am I doing the right thing? Am I giving the right education? Or what is the purpose of my starting a school in this such and such a place? As for me, my experience, I must say, इनिशियली हम टीचर्स को पेमेंट नहीं कर पाए पूरा, क्योंकि फ़ीस बिल्कुल नहीं आ रहे थे. लेकिन जब तो आधा सैलरी हम दिए और कोई भी टीचर को हमने निकाला नहीं पैंडमिक में, क्योंकि हमको पता था टीचर्स वो परिवार चलते थे इस इनकम से. और जब फीस आना शुरू हो गया, हम लोग पूरा पेमेंट कदम जितना उनको मिलने का था, वी हैव पेड फुल्ली. I think most of the schools, whoever can pay, they have paid. कुछ schools ऐसे होंगे जिनका अभी भी पेंडिंग है फीस, हमारा भी है, अभी भी फीस पेंडिंग है. So we are waiting. जब पेरेंट्स के पास होंगे, जब होगा, payment will come, and we hope and pray that this don't repeat again. ज्योत्सना जी, हम उस देश में बैठे हैं जहाँ एक संस्कृति रही कि गुरु जो है शिष्य को दक्षिणा देगा, उसे सिखाएगा. और होता ये था गुरुकुल पद्धति में तो ये कि शिष्य गुरु के पास जाकर उसके पास ही रहता था, यानी शिष्य का खाना पीना रहना वो भी गुरु के भरोसे होता था. शिष्य की तरफ से फीस आना छोड़िए, गुरु उसे अपनी तरफ से ज्ञान भी देता था और मदद भी करता था. यानी शिक्षा के लिए कुछ रकम ली जाए, ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट भारतवर्ष का नहीं था. लिहाजा ये प्रश्न स्वाभाविक तौर पर हमारे मन में आता है कि हम फीस दे रहे हैं और प्राइवेट में ज़्यादा दे रहे हैं. तो आप बताएं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन, इसको हम कैसे एडजस्ट करें और कैसे सेट करें, लोगों को कैसे कन्विंस करें कि अब स्थितियाँ बदल गई हैं. सर मैं बोलूँ तो अगर गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छा चले, प्राइवेट स्कूल का ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप देखें टीचर्स का जो सैलरी है गवर्नमेंट स्कूल में, मच हायर सैलरी बीइंग पेड, बेनिफिट्स आर मच हायर, बट द फैसिलिटीज क्वालिफाइड भी वो टीचर्स क्वालिफाइड है उन लोग. क्वालिफिकेशन आप देखिए पोस्ट ग्रेजुएट भी मिलेंगे, एमएड भी मिलेगी, इवन डॉक्टरेट किए हुए गवर्नमेंट टीचर्स मिलेंगे. यू आर राइट. तो अगर मैं भी सपोर्ट नहीं करूँगी प्राइवेट स्कूल के लिए. गवर्नमेंट स्कूल अच्छा से चलने दो, बच्चे पढ़ने दे, तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट स्कूल्स बंद हो जाएंगे, तो किसी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा. सीमा जी, आप क्या कहती हैं? मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें गवर्नमेंट स्कूल में पॉसिबल नहीं हो रही थी, हम अभी आपने पहले भी प्रश्न किया था, सब कुछ वहाँ होते हुए क्यों नहीं हुआ. आप ये देखेंगे कि जितने भी पब्लिक या प्राइवेट स्कूल्स थे, जो भी कुछ बचा एजुकेशन में नुकसान होने से, वो उनकी वजह से ही बचा. कि वहाँ पे जो कुछ हो पाया क्योंकि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करा था इंफ्रास्ट्रक्चर में, मशीनरी में, सॉफ्टवेयर्स में. ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने वहाँ पे नहीं कर रखा है. फिर मैन पावर क्वालिफिकेशन पे जैसे बात हुई अभी, तो रोल प्लेइंग पे आ रहा है कि हमारा जो इन्होंने 3-4 प्रश्न बोले थे कि भाई एक उंगली दूसरी तरफ बढ़ा रहे हो तो 4 अपनी तरफ मोड़ रही है. आस्क योरसेल्फ. तो डेफिनेटली मेरे को भी यही लगता है कि कोशिश तो की गई है और कोशिश ही कर सकते हैं, उसी में सार है. सरकारों पर ये आरोप तो लगता है, लेकिन इसके बहुत सारे विपरीत उदाहरण भी हैं. हमारी सर्वोच्च संस्थाएं जो हैं, जो अब एक तरह से पूरी दुनिया की सिरमौर कहलाती हैं. आप देखिए जैसे IIT हुआ, IIM हुआ, किसी ज़माने में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस आज भी सरकारी ही बेहतर माने जाते हैं. जो श्रेष्ठ बच्चा होगा, सबसे अच्छे नंबर लाएगा, उसे सरकारी कॉलेज मिलेगा. तो सरकारी शिक्षण बेहतर होता है, इसके हमारे पास उदाहरण तो बहुत सारे हैं. हाँ बिल्कुल सत्य है ये कि निकल के जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस के नहीं जा रहे हैं. मैं आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे बता सकती हूँ जहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे निकल कर गए हैं और वो उसी वजह से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं. उनका लिस्टिंग में नाम होता है कि वहाँ से भी बच्चे निकल कर जा रहे हैं, पर
हो सकता है कि उतना हाईलाइटेड नहीं हो, या स्कूल्स में से भी मेरिट में से बच्चे अगर आने की बात करें तो बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। कंपैरेटिव अगर हम करेंगे तो टीचर क्वालिफिकेशन में तो सिमिलर लेवल है। डिलीवरेंस की बात करेंगे तो प्राइवेट स्कूल्स आर वर्किंग, टीचर्स आर वर्किंग मोर हार्ड, दे आर पेइंग मोर अटेंशन, एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनको डिफरेंट तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ी हैं उन बच्चों को समेट के रखने के लिए। वो टीचर्स की समस्या अलग है, पर हम बात कर रहे हैं क्लासरूम टीचिंग की, कि अगर वो शिक्षाविद क्वालिफाइड है और वो क्लास में उसको डिलीवर कर रहा है, फिर प्रश्न आ रहा है कि बच्चा कहाँ है। तो गांव के बच्चे के लिए वो लोग अगर जूझ रहे हैं क्लास में लाने के लिए, तो यहाँ शहर में बच्चा उपलब्ध है, शहर में बच्चा आ रहा है। अब बात आ गई कि वो क्या टीचर अपना रोल कर रहा है, वहाँ पर आ गया बात। अब वो टीचर अगर रोल भी कर रहा है तो ऐसा संभव तो है नहीं कि वो सफल नहीं होगा, चाहे कोई सा भी बच्चा हो। ये बात उसकी नहीं हो रही है। ये बात जो अभी आपने प्रश्न करा है, इन टोटलिटी ये हाथ में हाथ मिलाकर माँ बाप के साथ करने वाला काम है, जो अकेला टीचर नहीं कर सकता, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट स्कूल, वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल। ज्योत्सना जी, यहाँ एक बात और उभर कर आती है कि शहरों में जो संपन्न या मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे ही पढ़ने आते हैं, लेकिन गांव के स्कूल में एक गरीब बच्चा जिसके कुछ सपने होते हैं, वहाँ हो सकता है स्कूल से ड्रॉप आउट्स भी होते हैं बच्चे, गांव वाले लोग अपने बच्चों को भेजते भी नहीं निश्चित समय बाद। लेकिन बहुत सारे उदाहरण हैं कि इस देश में जो बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हुए, हमारी महामहिम राष्ट्रपति को लीजिए, यानी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर एक आदमी कलेक्टर बना या एक आदमी बहुत अच्छा डॉक्टर बना, वो एक गांव के छोटे से गांव या ढाणी के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़कर ही बना। तो ये भी कहा जाता है कि वहाँ का जो बच्चा है वो अपने ढंग से मेहनती ज़्यादा होता है, चाहे उसके पास इतने संसाधन ना हो। That is true. If they have a determination, they can get anything for their life. हम सिटी में क्या होता है, कुछ परिवार में कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, कुछ बच्चे प्रिपेयर तो करते हैं एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फॉर एग्जाम्पल, जस्ट नीट जस्ट ओवर, तो बच्चे पढ़े, लेकिन एक बच्चे का उदाहरण दे के बता रहे थे, वो बच्चे के पास सब कुछ था, लेकिन उनका मार्क्स जब आए बहुत कम आए, लेकिन उनका उसी परिवार में जो काम कर रहे थे उनका बच्चा भी सेम एग्ज़ाम दिए और उसका नंबर इतना अच्छा आया, उधर एक कॉलेज में उनका एडमिशन का पॉसिबिलिटी है। तो वो पेरेंट मुझे बता रहे थे, सिस्टर ऐसे क्यों? तो मैं बोला एक चीज़ हो सकता है, बच्चे को बचपन में सब कुछ मिला, उसको उसका नीड नहीं हुआ कि उसका ये नहीं लगा कि मुझे कुछ करके आगे बढ़ना है और मेरे परिवार को मेरा ज़रूरत है, वो नहीं लगा। गांव का बच्चे को उन लोग डिफ़िकल्टीज देखे हैं, उनको पता है मुझे आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करना ही है और कुछ रास्ता नहीं है, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, मुझे करना ही है, और उन लोग मेहनत करते हैं। मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स विच टेक दम to get the highest positions in the schools or in any of the bureaucracy. सर, मैं इसमें एक बात का करना चाहूँगी कि एग्रीड कि वो कंडीशन भी होती है, पर ये कंडीशन भी होती है कि बहुत अच्छे घरों के अच्छे बच्चे अच्छी इंस्टीट्यूशन में पढ़ के भी निकलते हैं। द बेस लाइन जो सिस्टर ज्योत्सना ने शुरू करी थी कि डिटर्मिनेशन एंड आपकी इच्छा, तो वो सारी चीज़ फायर है, आपके अंदर मतलब जज्बा आपका है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड फैमिली का एक हद तक इम्पैक्ट लाता है, परंतु यदि आपके अंदर वो सोच नहीं है और वो आती है अच्छे टीचर्स की सराउंडिंग से या अच्छी पेरेंटिंग से, ये जितना भी हमारा सारा आ रहा है ना चर्चा का विषय, वो जा रहा है पेरेंटिंग पे। तो यदि वो सोच है और वो डिटर्मिन्ड है तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। सिस्टर ज्योत्सना, ये कार्यक्रम वे लोग जो पढ़ रहे हैं या पढ़ाते हैं और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स और यंगर जनरेशन के लोग भी सुन रहे होंगे, उन्हें क्या सुझाव देंगी, क्या आइडिया देंगी? मैं यही बोल लूँगी, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला है, जो फिनिश हो गया दैट इज़ फिनिश्ड, नाउ लेट अस बिगिन अगेन, मेक यूज़ ऑफ द टाइम दैट इज़ अवेलेबल टू अस एंड बी अ गुड पार्टिसिपेंट इन एजुकेशन so that we can give back to our country and make our country a better one for every citizen to live. सीमा जी, आप क्या कहेंगी? मैं ये इन्हीं को डिफरेंट शब्दों में पिरोना चाहती हूँ कि पहली चीज़, अपने प्रति ईमानदार रहना सीखें
और उस ईमानदारी में जो भी आप करते हैं उसके प्रति ईमानदार रहें। तो शिक्षा लेने में भी ईमानदार रहें, अटेंडेंस को लेके, सुनने को लेके, होमवर्क करने को लेके या क्वेरी को लेके। दूसरी चीज़ कि हर चीज़ को आप पहले अपने अंदर का इन्वेस्टमेंट माने कि यदि आप तन मन धन कर रहे हैं तो आप अपने अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपने आप को निखार रहे हैं, तो आपका परिवार, आपके मित्र और आपका समाज और देश अपने आप ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सीमा सिंह और सिस्टर ज्योत्सना, आपका हृदय से आभार।